अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दी आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल आर्बिट्रेशन का जो एक्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे आसान अल्फाजों में। तो जनाब, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, एक्चुअली नाम से ही ज़ाहिर है आर्बिट्रेशन एक्ट। इसका मतलब है कि ये वो कानून है जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन का प्रोसेस किस तरह किया जाता है। यानी अगर आपने आर्बिट्रेशन करनी है पाकिस्तान के अंदर तो आपके लिए ये कानून मौजूद है। ये कानून 1 जुलाई 1940 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब इस कानून के अंदर एक्चुअल में क्या चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किस तरह किया जाता है, उस एग्रीमेंट को किस तरह लिया जाता है, इसके अंदर अदालत का क्या किरदार होता है और कहाँ कहाँ पे अदालत जो है ना इंटरवीन करती है, मुदाखलत करती है। और दूसरा, ये जो फरीकैन है वो किस तरह आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, और अगर दोनों फरीकैन, दोनों पार्टीज़ आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में नाकाम होती हैं तो फिर अदालत किस तरह अपना किरदार अदा करती है। और इसके अलावा जो आर्बिट्रेटर जो फैसला सुनाता है, जिसको अवार्ड कहा जाता है, उसकी क्या हैसियत होती है, उसको हम किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक्चुअली जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है ना, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आर्बिट्रेशन का मुकम्मल जो प्रोसीजर है वो बताया गया है इस कानून के अंदर। तो सबसे पहले तो डेफिनेशंस देखते हैं कि यहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का जिक्र किया गया है। इन्होंने बताया है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक्चुअली ये वो रिटन एग्रीमेंट होता है जो दो फरीकैन के बीच में होता है, और दोनों जो पार्टीज़ हैं वो आपस में एक माहिदा करते हैं कि यार हमारे यहाँ ये जो जो इस टाइम जो डिस्प्यूट है या जो मुस्तकबिल में कोई हमारा डिस्प्यूट होगा, हम उसको आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करेंगे। और यहाँ पे अवार्ड का मतलब है वो जो आर्बिट्रेटर फैसला सुनाता है। देखें, दो फरीकैन आपस में आर्बिट्रेशन में जब जाते हैं ना तो थर्ड पार्टी उनका फैसला सुनाती है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। वो जो तीसरा शख्स है जिसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, वो जो अपना फैसला सुनाएगा ना, हम उसको बोलते हैं अवार्ड। और यहाँ पे अदालत से मुराद सिविल कोर्ट है, ठीक है। सो आर्बिट्रेशन के जो भी मामलात हैं, अगर कहीं पे किसी अदालत ने मुदाखलत करनी है या अदालत ने उसके ऊपर फाइनल अपनी जजमेंट देनी है, तो वो अदालत कौन सी होगी दोस्तों? सिविल कोर्ट होगी। यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि वो शख्स, अगर एक शख्स है वो जो है ना, एक शख्स मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो दूसरा शख्स उसके लीगल मामलात को मैनेज करता है, हम उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे इस कानून की नज़र से। और रेफरेंस का मतलब है जब कोई मैटर या डिस्प्यूट आप आर्बिट्रेशन में भेजते हैं तो हम कहते हैं यार मैंने इसको रेफरेंस कर दिया है, ये मैंने रेफरेंस भेजा है, ठीक है। और वैसे भी आम हालात में भी हम जब अदालत में कोई चीज़ लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार मैंने ये रेफरेंस दायर किया। जैसे नैब रेफरेंस दायर करती है अदालत के अंदर, वो एक्चुअली वो इस मैटर और डिस्प्यूट को रेफर करती है उस अदालत की तरफ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी अदालत के बगैर हम आर्बिट्रेशन कैसे करेंगे, उसका क्या तरीक़ेकार है वो बताता हूँ इस कानून की नज़र से। सबसे पहले तो ये होगा, जो दोनों फरीकैन हैं ना, वो क्या करेंगे कि आपस में एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करेंगे, और उसमें वो लिखेंगे कि जनाब हम खुद से आर्बिट्रेटर नहीं चूज़ करेंगे। हाँ जी, यानी दोनों फरीकैन, मिसाल ए और बी का आपस में डिस्प्यूट है, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के मुताबिक वो कोई खुद से आर्बिट्रेटर चूज़ नहीं करेंगे। तो फिर भाई कौन करेगा? तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन को चूज़ करेंगे, यानी तीसरे बंदे को कहेंगे कि यार आप हमारी जगह पे आर्बिट्रेटर चूज़ करो। अब आर्बिट्रेटर क्या होता है? वो शख्स जिसने इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी जिसने आर्बिट्रेशन करनी है, ठीक है। अब न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट करने का मकसद सिर्फ यही है ताकि अगर दोनों फरीकैन मिल के करेंगे ना तो ज़ाहिर बात है झगड़ा भी हो जाता है, किसी जगह पे डेडलॉक भी आ जाएगा। मे बी अगर दोनों मिल के करें ए और बी, तो उनमें से किसी एक बंदे का वो जान पहचान वाला भी हो सकता है, बायस्ड भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा आप तीसरे बंदे को कहो वो जाके आर्बिट्रेटर को चूज़ करे। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कानून के अंदर, तो एक ये नोट कर लें। अब उस जो आर्बिट्रेटर है उसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है? देखिए, आप तो जब वो अपॉइंट हो जाएगा ना तो आर्बिट्रेटर को आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपको एग्रीमेंट कहता है, अगर एग्रीमेंट में कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है तो उसके तहत आप उस आर्बिट्रेटर को रिमूव कर सकते हैं, और या अगर अदालत आपको इजाज़त दे, अदरवाइज आपने आर्बिट्रेटर को रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है ना वो भी हमेशा वैलिड रहेगा अगर एक फरीकैन मर जाता है, यानी ए और बी में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ, बी मर जाता है तो उसके बाद भी आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है वो वैलिड रहेगा, वो यानी कि ज़िंदा ही रहेगा, उसकी लीगल हैसियत रहेगी। हाँ, फिर क्या होगा, जो बी मर गया है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो टेक ओवर कर लेगा।
ठीक है जी। और इस सारे प्रोसेस में जो आर्बिट्रेटर्स की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, जो इख्तियार है, वो जनाब वैसे की वैसे ही रहेगा इख्तियार, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों फरीकैन तीसरे बंदे को कहते हैं कि भाई तुम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो। तो यहाँ पे फिर भी आखिर में जाके अदालत की जो इंटरवेंशन वो हमें नज़र आती है, लेकिन वो भी तब जब दोनों फरीकैन किसी जगह पे राज़ी ना हो। मतलब दोनों फरीकैन है वो आर्बिट्रेटर चूज़ करने में नाकाम साबित होते हैं, उन्होंने तीसरा बंदा भी लगाया, उसके बाद भी वो राज़ी नहीं होते, या जो आर्बिट्रेटर उन्होंने लगाया वो काम करने से इनकार करता है, वो कहता है जी मैं यानी कि अवेलेबल नहीं हूँ, या वो बंदा मर जाता है, खप जाता है। और दूसरा ये कि अगर एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने जो एग्रीमेंट आपस में किया उसके अंदर कोई बैकअप प्लान नहीं है कि भाई अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट ना हो सके या वो मर जाए, वो काम करने से इनकार कर दे, तो फिर हम क्या करें। तो इस सारी सिचुएशन में अगर यहाँ पे कोई डेडलॉक आएगा दोस्तों, तो वहाँ पे फिर अदालत अपना किरदार अदा करेगी। तो अदालत 15 दिन के अंदर एक जो है ना वो एक्शन लेगी। पहले दोनों फरीकैन को नोटिस देगी कि भाई अपना प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करो, उसके बाद वो एक्शन लेगी खुद से, और फिर अदालत फिर खुद से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी ताकि इनकी आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर चालू हो सके। अच्छा जी, अब अगर हम आर्बिट्रेटर को रिमूव करते हैं या उसकी अथॉरिटी को रिवोक करते हैं, वो उसके अगर एक आर्बिट्रेटर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो फिर अदालत क्या करेगी, एक नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी। और दूसरा ये कि वो जो नया आर्बिट्रेटर होगा उसके पास भी सेम पावर्स होंगी। अब हम देखेंगे कि आर्बिट्रेटर के पास क्या इख्तियारात होते हैं। देखो दोस्तों, एक तो वो दोनों फरीकैन और जो विटनेसेस होंगे उनसे ओथ ले सकता है, वो अदालत से को कह सकता है कि सर जी मुझे लीगल एडवाइस दें, मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूँ। वो अल्टरनेटिव डिसीजंस देगा। वो जनाब अगर कोई क्लेरिकल एरर्स हैं अवार्ड के अंदर उसको वो दुरुस्त करेगा। और इसके अलावा दोनों फरीकैन से वो कुछ भी पूछ सकेगा, उनसे सवाल करेगा, वो उनको जवाब देंगे। तो ये इसके पास पावर्स हैं। अच्छा जी, अब देखो आर्बिट्रेटर ने एक फैसला सुना दिया, उस फैसले को हम क्या बोलेंगे, अवार्ड बोलेंगे। तो वो जनाब उस अवार्ड के ऊपर दस्तखत करेगा और दोनों फरीकैन को वो इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो जो अवार्ड है वो कहाँ चला जाएगा, वो अदालत में फाइल किया जाएगा। जब अदालत में चला जाएगा तो अगर वो कोई स्पेशल केस होगा तो अदालत उसके ऊपर अपना ओपिनियन देगा। ठीक है, ओपिनियन देने के बाद अदालत उसके ऊपर अपना एक फैसला सुनाएगी। अब हम अदालत में अवार्ड को क्यों लेके जाते हैं, हालांकि आर्बिट्रेटर ने फैसला दिया तो बात खत्म हो गई ना। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हम फिर उसको अदालत में इसलिए लेके जाते हैं ताकि उसको हम लीगली तौर पे इन्फोर्स कर सकें। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको आपने नोट करना है कि जब आर्बिट्रेटर फैसला सुनाएगा तो वो जो अवार्ड होगा वो अदालत में लाया जाएगा ताकि उस फैसले को ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड किया जाए हमारी जुडिशल सिस्टम की तरफ से। अदरवाइज उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। लोग तो अदालती फैसलों को नहीं मानेंगे, तो बेचारे आर्बिट्रेटर के अवार्ड को क्यों मानेंगे। समझ गए ना। तो इसलिए इसको यानी कि ज़रूरी है कि हम अदालत ले जाएं। अब उसके बाद क्या होगा, अदालत नोटिफाई करेगी पार्टीज़ को कि जी आएँ, देखें और ये हम जो फ़ैसला है ये दे रहे हैं, और दोनों के आर्गूमेंट भी सुनेगी। तो उसके बाद जनाब क्या करेगी, उस फाइन अवार्ड को वो अपनी जजमेंट या अपनी डिक्री का हिस्सा बना देगी। ठीक है जी। अब इस सारी सिचुएशन में अवार्ड के मामले में जो फैसला दिया आर्बिट्रेटर ने, वहाँ पे अदालत के पास क्या इख्तियार है भाई। एक तो अदालत उसको मॉडिफाई कर सकती है। मॉडिफाई का मतलब होता है उसको तब्दील कर सकती है। वो कैसे, अगर कोई ऐसा आर्बिट्रेशन में वो चीज़ डिस्कस की गई है, वो इशू कवर किया गया है जो आर्बिट्रेशन में था ही नहीं। ठीक है, अगर कोई बड़ा ऑब्वियस एरर्स हैं या क्लेरिकल मिस्टेक्स हैं, तो उन सूरतों में अदालत उस अवार्ड को मॉडिफाई करेगी, तब्दील करेगी। और हाँ, किन सूरतों में उसको वापस भी भेज से सकती है, रिमिट भी कर सकती है। वो कब करेगी अवार्ड, यानी अदालत के पास अवार्ड आया आर्बिट्रेटर की तरफ से, उसने वापस भेज दिया आर्बिट्रेटर को। क्यों भेजा कि भाई आपने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं, इसकी लैंग्वेज बड़ी वेग है, समझ नहीं आता आप कहना क्या सकते हो, या उसके अंदर कोई लीगल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर अदालत साथ में टाइम लिमिट लगाएगी कि भाईजान ये 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का टाइम है, या 1 हफ्ते या 2 दिन का टाइम है कि इसको दुरुस्त करके हमें दे दो। अदरवाइज वो अवार्ड फिर क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, वो बिल्कुल मानिए कि फारिग हो जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होगा, अवार्ड आ गया। अब अवार्ड बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। अदालत क्या करेगी, उसके ऊपर अपनी जजमेंट भी दे सकती है, उसके ऊपर डिक्री भी जारी करेगी। ठीक है, अब जनाब वो जो अदालत की जो जजमेंट है उस अवार्ड के ऊपर, उस अपील के, वो जो उसने डिक्री जारी की है, वहाँ पे आपके लिए अपील का जो रास्ता है वो बड़ा लिमिटेड है।
लोग तो कहते हैं अपील होती नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। जो अदालत अवार्ड के ऊपर अपना फैसला सुनाती है उसके यहाँ आपके पास अपील करने का जो स्कोप है वो थोड़ा बहुत बड़ा लिमिटेड है। अच्छा जी, इसके अलावा अदालत इंटरिम ऑर्डर्स भी जारी कर सकती है, यानी कि आपने अवार्ड को फाइल किया अदालत में तो अदालत टेम्परेरी तौर पे कोई ऑर्डर दे सकती है, या अगर कोई अफेक्टेड पार्टीज उसको चैलेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ये जो अवार्ड है वो वाइड और सेट असाइड भी हो सकता है। अगर अदालत आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ख़त्म कर दे तो उस सूरत में वो अवार्ड भी वाइड और सेट असाइड भी हो सकता है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर फिर भी अदालत की इंटरवेंशन तो थी, लेकिन वो तब थी ना जब दोनों पार्टीज आपस में यानी कि नाकाम हो गए, उनके अंदर डेडलॉक आ गया, ठीक है, या आर्बिट्रेटर ने काम करने से मना कर दिया, या आर्बिट्रेटर मर गया, या एग्रीमेंट के अंदर कोई यानी कि उसका बैकअप प्लान नहीं था। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, ये हमारे चैप्टर 2 था। अब जनाब आगे आता है इसी कानून के अंदर कि आर्बिट्रेशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट वेयर देयर इज अ नो सूट पेंडिंग। यानी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया है, वो अदालत भी नहीं गए, उन्होंने कोई सिविल सूट भी फाइल नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि यार इसको हम आर्बिट्रेशन के जरिए हल कराएं, हालांकि उनके बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी मौजूद है। तो उस सूरत में वो अदालत से किस तरह कराएंगे वो देखेंगे। देखें जी, दो फरीकैन के बीच में, बल्कि मैं आपको एक काम करता हूँ, ये जो चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब आपने अदालत के जरिए आर्बिट्रेशन किस तरह करनी है उस सूरत में जब आपका कोई मुकदमा, सूट, सिविल दावा पेंडिंग नहीं है अदालत के अंदर। मिसाल के तौर पर ए और बी कंपनी है, उन्होंने आपस में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया और उन्होंने यानी जो हमारा सिविल सूट है, लीगल सूट है, वो फाइल करने से पहले पहले उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि यार मुस्तकबिल में हमारे यहाँ बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, तनाज़ा होगा, हम उसको आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करेंगे। लेकिन फिर आगे चल के क्या होता है कि दोनों के बीच में जो है ना वो एक डिस्प्यूट आ जाता है रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। और अब यानी कि अब क्या करें, तो अब ये क्या करते हैं कि चैप्टर 2 के मुताबिक वो अदालत नहीं जाते, यानी कि सिविल सूट फाइल नहीं करते, ठीक है। यानी कि वो क्या करते हैं कि वो जो अप्लाई करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अदालत के अंदर, यानी सूट फाइल नहीं करते बल्कि वो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वही अदालत लेके जाते हैं। अब कंपनी ए जो है ना वो एक एप्लीकेशन देगी अदालत को, उस एप्लीकेशन को हम एज ए सूट यानी कि ट्रीट करेंगे और कंपनी ए जो है प्लेंटिफ कहलाएगी, कंपनी बी है जो डिफेंडेंट होगी। अब अदालत नोटिस देगी बी को कहेगी कि दी बताओ ये कंपनी ए कह रही है कि इस एग्रीमेंट को हमने फाइल करना है एज ए सूट, तो आपका क्या कहना है। अगर कंपनी बी को कोई एतराज़ नहीं है तो फिर अदालत जनाब उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को यानी कि फाइल करेगी और फिर वो मामला आर्बिट्रेटर की तरफ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि अगर दोनों फरीकैन फिर भी आर्बिट्रेटर के मामले में का इशू आता है तो फिर अदालत खुद से अपॉइंट करेगी और फिर जनाब वहाँ से आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग को आप फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को अदालत में ले जाते हैं। अदालत को कहते हैं सर ये हमारा एग्रीमेंट है, काइंडली इसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। तो अदालत कहेगी चलो जी मैं आर्बिट्रेटर को भेज देती हूँ। यानी पहले वाले ऑप्शन में क्या था कि दोनों आप खुद से आर्बिट्रेटर चूज करते थे, थर्ड पार्टी से ये सारा कुछ, उसके बाद मामला शुरू हो जाता है आर्बिट्रेटर, उसके बाद वो फैसला देता है, वो फैसला फिर अदालत में आता है, ठीक है ना, जो अवार्ड देता है। यहाँ पे आप एग्रीमेंट की स्टेज के ऊपर ही अदालत में चले जाते हैं, मुंह उठा के कहते हैं जी हमारी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, इसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए क्योंकि हम आपस में जो है ना हम कोई मुकदमा दायर नहीं करेंगे, बस आप इस पे हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, इस पे हमने अमल करना है। तो जनाब ये जो है ना यहाँ पे अब पहली स्टेज से ही अदालत की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई और अदालत उस मामले को आर्बिट्रेटर की तरफ भेजेगी, आर्बिट्रेटर उसको सॉल्व करेगा, फिर वो फैसला जो देगी, अवार्ड देगा, वो वापस अदालत की तरफ आएगा और अदालत उसके ऊपर जजमेंट या डिक्री देगी ताकि उसको जो कानूनी या लीगल प्रोटेक्शन मिल जाए। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज़ भी उन्होंने बताई है कि अगर आपने सूट फाइल कर दिया यानी कि वो जो आपने मुकदमा एग्रीमेंट फाइल कर दिया, उस सूरत में ये भी हो सकता है इफ़ ऑल पार्टीज एग्री ड्यूरिंग अ कोर्ट कोर्स दे कैन सेटल द डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन। अगर एक आपका केस चल रहा है उस सूरत में आपको मैंने चलते हुए अदालत के अंदर भी आप जो है ना अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि फाइनल जजमेंट ना आई हो। अगर फाइनल जजमेंट नहीं आई और आपका अदालत में कोई केस चल रहा है तो आप उस स्टेज के ऊपर भी आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं और अब दोनों फरीकैन मिल के भी आर्बिट्रेशन को चूज़ कर सकते हैं और वो ऑफिशियली अदालत उस मामले को आर्बिट्रेशन की तरफ रेफर करेगी और फिर वो डेडलाइन देगी कि भाई इस मामले को इतने दिनों में इसको सॉल्व करो। अच्छा जी, अब आर्बिट्रेटर्स जब भी कोई अपना फैसला देगा उसके अंदर वो रीजंस लिखेगा, अगर वो रीजंस क्लियर नहीं होंगे तो अदालत उसको
वापस भेजेगी कि भाईजान रीज़न बताओ। और दूसरा ये कि अगर वो नाकाम साबित होता है, आर्बिट्रेटर ने जो फैसला या अवार्ड सुनाया है उसके अंदर रीजंस नहीं देता, तो वो जो अवार्ड होगा वो वाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आर्बिट्रेटर के पास भी इंटरम अवार्ड देने का भी, यानी कि वो टेम्पररी तौर पे अवार्ड भी दे सकता है, ठीक है। और वो इंटरम अवार्ड इसी तरीके से यानी ट्रीट किए जाएंगे जैसे आपने फाइनल अवार्ड दिया है। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो आर्बिट्रेटर है ना, उसको बाज़ औक़ात अदालत कहती है यार ये तुम्हारे पास टाइम लिमिट है, 6 माह, 2 माह, 3 माह, 4 दिन, 10 दिन, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने फैसला सुनाना है। तो अदालत उस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये आर्बिट्रेटर वो खुद से कोई एक्सटेंड नहीं करेगा। अगर एक्सटेंड करना भी होगा तो दोनों फरीकैन को बताना पड़ेगा। दोनों फरीकैन जब राज़ी होंगे तो तभी टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि भाई किन ग्राउंड्स के ऊपर जो फैसला होता है, जो अवार्ड होता है आर्बिट्रेटर का, वो सेट असाइड होता है। देखें, एक तो ये है कि जब आर्बिट्रेटर या एम्पायर जिसको बोलते हैं वो मिसबिहेव करे, मिस हैंडल करे प्रोसीडिंग को। दूसरा है कि जब अदालत ने कह दिया है कि भाई आर्बिट्रेशन बंद करो, लेकिन उसके बाद भी आप जनाब आर्बिट्रेशन कर रहे हैं और एक फ़ैसला सुना दें, उस सूरत में भी वो अवार्ड सेट असाइड हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो आपने अवार्ड जो है ना आर्बिट्रेटर से वो धमकी से, इम्प्रॉपर तरीके से, ज़बरदस्ती से, ब्लैकमेलिंग से, रिश्वत दे के हासिल किया है, तो उस सूरत में भी वो जनाब जो अवार्ड होगा वो सेट असाइड होगा। अब वो फिर जनाब आप फैसला कहाँ लेके जाएंगे, वो आप उस अदालत में लेके जाएंगे जिस अदालत ने उसके पास जुरिस्डिक्शन है। और उसके बाद उसके ऊपर अदालत क्या करेगी, अपना एक फैसला सुनाएगी। वो जो फैसला होगा वो फिर उसकी एक लीगल हैसियत हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, इसमें फिर एक और चीज़ है, बार टू सुइट कंटेस्टिंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अवार्ड। अगर देखें किसी ने कोई लीगल सूट नहीं फाइल किया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या उसको अवार्ड को चैलेंज करने के लिए, तो फिर वो एग्रीमेंटेशन या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उसको ना आप चेंज कर सकते, ना तब्दील कर सकते, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, जब तक ये कानून इजाज़त ना दे। यानी इसको आसान अल्फाजों में ये बता दूं कि द वैलिडिटी और इफेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अवार्ड कैन ओनली बी क्वेश्चन और अल्टर्ड बाय द फॉलोइंग द स्पेसिफिक प्रोसीजर सेट आउट इन दिस लॉ। यानी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की जो वैलिडिटी है, जो उसका इम्पैक्ट है, चाहे वो एग्रीमेंट है या अवार्ड है, उसको आप ये इस कानून के अंदर जो प्रोसीजर है उसके ज़रिए ही तब्दील करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे सेक्शन 39। अब इसमें लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैसे ना हमें ये नहीं बताता कि क्या आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ हम जो है ना अपील दायर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसकी बुनियाद के ऊपर जो अदालत फैसला देती है, जजमेंट देती है, ऑर्डर देती है, उसको हम अपील कर सकते हैं। यानी यू कैन अपील सर्टेन डिसीजन मेड अंडर दिस आर्बिट्रेशन एक्ट बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर अदालत ने आर्बिट्रेशन प्रोसेस को कैंसिल कर दिया, एक ऑर्डर दिया, आप उसको अपील कर सकते हैं। अदालत ने क्या किया है कि एक स्पेशल आर्बिट्रल अवार्ड आया था, उसको एज ए स्पेशल केस हमने डील किया, उसके ऊपर अदालत ने अपना एक ओपिनियन दिया। अब अदालत का वो जो ओपिनियन होगा, यानी वो एक किस्म का ऑर्डर होगा, उसको चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अदालत ने कोई फिक्स किया है, चेंज किया है आर्बिट्रेशन अवार्ड के अंदर, उसको आप तब्दील कर सकते हैं। यानी अवार्ड चैलेंज नहीं होगा, उसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने जो हरकत की होगी उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। इसके अलावा अदालत डिसाइड करती है कि जनाब मैं इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को मानती हूँ या नहीं मानती हूँ, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अदालत अगर लीगल प्रोसीजर को रोकती है किसी स्टेज के ऊपर, तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अदालत आर्बिट्रेशन अवार्ड को कैंसिल करती है, रिफ्यूज़ करती है कैंसिल करने से किसी भी सूरत में, उसमें भी आप अपील कर सकते हैं। तो आप एक दफ़ा अपील ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कानून में ये लिखा हुआ है, यू कैन नॉट अपील इट टू अगेन अ हायर कोर्ट। यानी आप दोबारा अपील नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही दफ़ा कहेंगे, लेकिन फिर मजीद दोबारा ही कहते हैं कि भाई अगर कोई बहुत ही बड़ा मामला हो तो उसके बाद भी आप जनाब जो है ना इसको दोबारा भी अपील कर सकते हैं, अगर बहुत कोई मतलब बड़ा ठीक ठाक सीरियस मामला हो जाए। अदरवाइज आपके पास एक ही दफ़ा आप जो है ना एक दफ़ा ही अपील करेंगे, ठीक है जी। जनाब, तो अब ये दोनों प्रोसीजर कंप्लीट हो गए, विदाउट कोर्ट और विद कोर्ट। मैं आपको यहाँ पे दोबारा आसान कर देता हूँ भाईजान। बगैर अदालत जाए हुए जो है ना विदाउट कोर्ट, उसमें दोनों पार्टीज डायरेक्टली स्टार्ट करती हैं, लेकिन जो अदालत वाला है उसमें हम अदालत में एप्लीकेशन देते हैं एग्रीमेंट की कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर हमें चालू करवा दें। अब विदाउट कोर्ट वाले में शुरू में जो है ना अदालत का कोई किरदार नहीं है, लेकिन आखिर में लेटेस्ट स्टेज पे आ जाता है अगर कोई बीच में आर्बिट्रेटर आप चूज़ ना कर पाएँ। लेकिन जो ये अदालत के ज़रिए आर्बिट्रेशन होती है उसमें तो पहली स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक अदालत की मुदाखलत रहती है। अच्छा जी, विदाउट कोर्ट वाला जो प्रोसीजर है उसमें दोनों पार्टीज या थर्ड पार्टी जो है ना जिसको वो चूज़ करेंगे वो आर्बिट्रेटर लगाएगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, विद कोर्ट वाले में दोनों फरीकैन भी लगा सकते हैं या अदालत लगा सकती है।
जो विदाउट कोर्ट वाला आर्बिट्रेशन प्रोसीजर है वो प्राइवेट कहलाता है, लेकिन जो विद कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए जो आर्बिट्रेशन की जाती है उसको एज सिविल केस ट्रीट किया जाता है। अच्छा जी, विदाउट कोर्ट जो आप जब जाते हैं तो विदाउट कोर्ट के जरिए जो आप आर्बिट्रेशन करते हैं वो जो एग्रीमेंट है उसकी बुनियाद के ऊपर होगा, लेकिन अदालत के जरिए जो आप आर्बिट्रेशन कराते हैं उसमें यह कि अगर शर्त यह है कि कोई सिविल सूट आपने ऑलरेडी कोई पेंडिंग ना हो, ये ऑलरेडी आपने कोई दावा भी दायर किया और ऊपर से आप कहते हैं कि जी हमने इसके ऊपर आर्बिट्रेशन करवानी है, मेहरबानी करें, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। जो अदालत के जरिए आर्बिट्रेशन की जाती है, बगैर अदालत की जाती है दोस्तों, वो बहुत प्राइवेट फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जो अदालत के जरिए करवाई जाती है जिसमें अदालत का किरदार होता है वो ज़्यादा प्राइवेट भी नहीं होता और ज़रा थोड़ा बहुत ऑफिशियल जो कोर्ट हमारा प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको ज़रा थोड़ा सा दोबारा कहते हैं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसको मैंने एक नई हेडिंग दी है कि ये पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं कि क्या आर्बिट्रेशन जो अवार्ड है वो यानी कि वो अपील उसको हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो देखें यार, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसके ऊपर अपील नहीं होती। ठीक है, जब एक दफ़ा आर्बिट्रेशन अवार्ड दे दिया वो फाइनल होता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो कैसे हैं कि कुछ सूरतों में हम आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज या सेट असाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आर्बिट्रेटर बाइज्ड है, इम्प्रॉपर है, ठीक है, लीगल एरर्स है या अवार्ड जो है वो गलत तरीके से हासिल किया है, बेईमानी और ज़बरदस्ती और प्रेशर से हासिल किया है, या उसके अंदर प्रोसीजरल एरर है, वैग है, लैंग्वेज अनक्लियर है, समझ नहीं आता यार ये आर्बिट्रेटर भाई साहब ने क्या कहा है, तो उस सूरतों में हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब एक दफ़ा आप अवार्ड सुना देते हैं ना, तो वो फिर जनाब अपील नहीं हो सकता, फिर अदालत उसके अंदर आ जाती है, तो अदालत उसको फिर मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, कुछ सूरतों में, और सेट असाइड भी कर सकती है कुछ सूरतों में। यानी वैसे अपील नहीं हो सकती लेकिन मॉडिफाई कर सकती है। अगर कोई एरर्स हैं सेट असाइड कर सकती है, अगर उसके अंदर कोई बहुत बड़ा लीगल में यानी मेजर लीगल इश्यूज हों। लेकिन हम फिर जब अपील की बात करते हैं कि हम डायरेक्टली अवार्ड को तो अपील नहीं कर सकते, लेकिन उसकी बुनियाद पर जो अदालत ने फैसले दिए होते हैं उनको हम अपील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ द कोर्ट रिफ्यूजेस टू इन्फोर्स द, अदालत मना करती है कि जी मैंने इस अवार्ड को इन्फोर्स नहीं करना, मैंने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं देना, मैंने इसको लीगल कवर नहीं देना, तो जनाब कर लें चैलेंज आप अदालत को उस फैसले को। अगर अदालत अवार्ड को सेट अप मॉडिफाई करती है और आपको उसकी मॉडिफिकेशन पसंद नहीं आती, उसको लगता है कि अदालत ने ये 2 नंबरी की, तो तब आप उस फैसले को यानी कि अपील कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो खुद से अवार्ड है उसके ऊपर अपील नहीं है, लेकिन उसके रिलेटेड जो प्रोसीजर है, जो अदालत की इन्वॉल्वमेंट है, अदालत ने जो उसके ऊपर फैसला दिया है, कोई ऑर्डर जारी किया है, कोई डिक्री जारी की है, जजमेंट की है, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, बड़ी अहम वीडियो थी, मैंने आपको तफसील में बताया। अब इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना दोस्तों, वो एक्चुअल ये जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का, उसके तहत बताई हैं कि उसमें एक्चुअली क्या प्रोसीजर है। ठीक है जी, तो आपने इसको सुकून से सुनना है, आराम से सुनना है, तो इंशाल्लाह आपको ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।